नमस्कार, राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुशांत सिन्हा। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। 2 दिन पहले कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई और इस बैठक में कश्मीर, नेहरू और सरदार पटेल का जिक्र किया गया। बीजेपी का आरोप है कि सीडब्ल्यूसी की इस बैठक में कांग्रेस ने कश्मीर के मुद्दे पर भ्रम फैलाया। बैठक में तारिक हामिद कारा ने कहा कि नेहरू ने जम्मू कश्मीर को भारत में शामिल किया, जबकि सरदार पटेल जिन्ना के साथ मिलकर कश्मीर को भारत से अलग रखने की कोशिश कर रहे थे। जम्मू कश्मीर आज भारत के साथ है तो सिर्फ और सिर्फ नेहरू की वजह से। इसी बात को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर करारा हमला बोला। बीजेपी ने आरोप लगाया कि सरदार पटेल को जिन्ना के साथ जोड़कर कांग्रेस ने पाप किया है। साथ ही बीजेपी ने सवाल पूछा है कि क्या सोनिया और राहुल गांधी ने तारिक हामिद कारा को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की। जो 2 दिन पहले कांग्रेस नॉन वर्किंग कमेटी की जो बैठक हुई थी, उस बैठक में कुछ महत्वपूर्ण सवाल कश्मीर को लेकर उठे थे। सीडब्ल्यूसी की बैठक में सीनियर लीडर कांग्रेस पार्टी के और सीडब्ल्यूसी के सदस्य तारिक हमीद कारा, इन्होंने कश्मीर को लेकर एक भ्रम का वातावरण बनाया और उन्होंने यह भी कहा कि जवाहरलाल नेहरू ही वो व्यक्ति हैं, हिंदुस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री, जिन्होंने जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान में इंटीग्रेट किया, जबकि सरदार पटेल वह व्यक्ति है जिनकी भरसक कोशिश रही कि किस प्रकार से जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग रखा जाए। आपको जान के आश्चर्य होगा, आज अखबारों ने छापा है कि तारिक हमीद कारा ने यह भी कहा कि इस पूरे प्रयोजन में सरदार पटेल जिन्ना के साथ मिले हुए थे और जिन्ना के साथ मिल करके कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग रखने की चेष्टा पटेल कर रहे थे। वहीं केवल और केवल पंडित जवाहरलाल नेहरू के कारण ही आज जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है। बंधुगण, इससे कुछ प्रश्न उठते हैं। पहला प्रश्न उठता है, जब पटेल को इस प्रकार से विलीफाई किया जा रहा था, when Sardar Patel was being vilified in the CWC meet, did Sonia Gandhi, the president of Congress party, and Rahul Gandhi object to it? आखिर कांग्रेस क्या कहना चाहती है? और ये परसों की बात है, आज अखबारों ने इसे छापा है और सरदार पटेल जिन्ना के साथ मिले हुए थे। इस प्रकार घृणक शब्दों का प्रयोग करके कांग्रेस पार्टी ने अपने सीडब्ल्यूसी के मीटिंग से न केवल भ्रम, अपितु हम तो एक शब्द आगे जोड़ते हुए कहेंगे कि पाप किया है। यह पाप का कार्य है। बंधुगण, आज भारतीय जनता पार्टी यह जानना चाहती है कि क्या इस प्रकार के शब्दों के प्रयोग के लिए तारिक कारा जी को रिप्रिमेंड किया गया, क्या उनको सीडब्ल्यू से निकाला जाएगा, यह भी हम जानना चाहते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि जिस वक्त जम्मू कश्मीर में विकास का काम देखकर आतंकी बौखलाए हुए हैं, आतंकी वहां हमले कर रहे हैं कि स्थिति जो है वो ऐसी बिगाड़ो कि जो विकास हो रहा है, जो स्थितियां सामान्य हो रही वो ना हो पाए, उस वक्त सीडब्ल्यूसी की बैठक में बैठकर यह चर्चा चल रही है कि पटेल की वजह से जम्मू कश्मीर की समस्या है या नेहरू की वजह से कश्मीर जो है वो आज भारत के साथ है। इसका मतलब क्या था? चर्चा इस बात पर होनी चाहिए थी कि कैसे देश जो है वो कश्मीर में हालात को लेकर एक साथ खड़ा दिखे। तो कहां इतिहास के पन्ने पलटे जा रहे थे, और वो भी इस तरीके से कि पटेल को जिन्ना से जोड़ दिया जाए। बीजेपी ने सवाल उठाए तो सफाई देने के लिए तारिक हामिद ने कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। सुनिए एक बार उनको। अब कौन से क्वार्टर्स इसको मिस रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, हमने भी आज एक न्यूज़ पढ़ी एक लीडिंग न्यूज़पेपर से, जहां पे उन्होंने इसको टोटली मिस रिप्रेजेंट करके फैक्ट को बाहर दिया है। अब किसने ये सब चीज़ें बाहर बताई हैं ये भी देखने वाली बात है। इट्स अ सीरियस मैटर। हमने ये कहा कि जिस वक्त ये पार्टीशन हुआ उस वक्त पंडित नेहरू जी ने इसलिए असर्ट किया जम्मू कश्मीर को साथ रखने के लिए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान की तरह जम्मू कश्मीर को भी एक थियोक्रेटिक स्टेट का नाम लगे कि ये हिंदुओं का मुल्क है और वो मुसलमानों का मुल्क है। इसलिए
सरदार पटेल जी का जहां पे बात आई तो हमने ये कहा कि उन्होंने कहा था कि आप जम्मू कश्मीर को नेगोशिएट कर सकते हैं अगर वो पाकिस्तान की तरफ जाता भी है जूनागढ़ और हैदराबाद के साथ, लेकिन नेहरू जी नहीं माने और उन्होंने कहा कि नहीं, वी डोंट वांट दैट इंडिया बी लेबल्ड एज ए थियोक्रेटिक स्टेट एज पाकिस्तान हैज बीन लेबल्ड। अब दूसरी बात है, आज हम वही थियोक्रेटिक स्टेट बन चुके हैं। तो ऐसा कोई नहीं है कि जहां पे हमने सरदार पटेल जी, वो तो कांग्रेस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उस वक्त जो नेगोशिएशंस हो रही थी कि कौन सी साइड कहां पे, जिस वक्त वो प्लान आया, टू नेशन थ्योरी का प्लान जिस वक्त आया, तो उस चीज के डिस्कशन के कॉन्टेक्स्ट में पटेल साहब की जो बात हुई तो वहां पे हमने ये बात की। विवाद बढ़ने पर भले ही तारिक हामिद सफाई दे रहे हैं, लेकिन कुछ सवाल हैं जो आज हम राष्ट्रवाद में पूछ रहे हैं कि क्या कांग्रेस के लिए नेहरू हीरो और पटेल विलन है? सरदार पटेल को जिन्ना से क्यों जोड़ा? कश्मीर पर भ्रम फैला रही है क्या कांग्रेस? पटेल के अपमान से होगा नेहरू का सम्मान? कांग्रेस के लिए एक परिवार का योगदान ही सब कुछ है क्या? आज इस पर राष्ट्रवाद में चर्चा करेंगे। हमारे साथ प्रेम शुक्ला, प्रवक्ता बीजेपी के, थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे। प्रोफेसर कपिल कुमार, देश के जाने माने इतिहासकार, थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। प्रोफेसर संगीत रागी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ गए, आपका स्वागत। फारूक रेंजू शाह, अध्यक्ष है कश्मीर सोसाइटी के, हमारे साथ जुड़ गए, आपका स्वागत। और रत्नाकर त्रिपाठी, कांग्रेस के नेता हैं। रत्नाकर जी, आपका भी बहुत स्वागत। लेकिन पहला सवाल, अभी मैं इतिहास के पन्नों में जाऊं उससे पहले पहला सवाल रत्नाकर त्रिपाठी जी ये है कि जिस वक्त कश्मीर में जो कुछ भी हो रहा है उसको लेकर देश चिंतित है कि क्यों वहां पर हालात सामान्य हो रहे हैं, तो उसको बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, उस वक्त सीडब्ल्यूसी में इतिहास के पन्ने पलटकर नेहरू ने क्या किया और जिन्ना ने क्या किया और पटेल ने क्या किया, इसकी चर्चा का मतलब क्या था? आप इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं जब कश्मीर इस समय अपने से जूझ रहा है, ठीक चल रहा है? तो आपको इस चर्चा की जरूरत क्या है? सीडब्ल्यूसी में कितने मेंबर होते हैं मान्यवर, और कौन कौन से रेजोल्यूशन वहां पास हुए, क्या क्या बातें हुई, इस पे आपने बहस की? किसी एक व्यक्ति से का जो कश्मीर से आ रहा है उसने अपना एक ओपिनियन दे दिया, वो चूंकि आपके हितों को, बीजेपी के हितों को सूट करता है, इसलिए आप उस पर लेकर चढ़ बैठे। और इससे अतिरिक्त क्या है? ये तारिक हामिद कर रहा कौन जानता है देश में? आप मुझे ये बताइए, आप इससे बहस ही क्यों कर रहे? नेहरू पे इस इशू पे भाजपा ने 18 में बहस कर चुकी है, कई बार बहस हो चुकी है। हम इतिहास के जिस पन्नों में, जिनमें हमने लिखावटें नहीं लिखी, जिसके हम तशदीद नहीं रहे हैं, उसको हम जब भी करते हैं वो परिस्थिति जन्य चीजों पर करते हैं। पटेल साहब पूरा भारत चाहते थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जून 1947 में जब लास्ट वायसरॉय लुई माउंटबेटन से उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने बोला कि वुड यू बी सेटिस्फाइड बाय 560 एप्पल्स इन योर बास्केट और यू वांट द फुल बास्केट ऑफ 565? पटेल ने कहा कि आई विल थिंक ओवर इट, आई वांट द फुल बास्केट। पर आप क्यों बहस कर रहे हैं? आपने क्या बाकी चीजों पे बहस की कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी में क्या क्या हुआ? नहीं, मैं इसलिए बहस कर रहा हूं, आपका है, मैं इसलिए बहस कर रहा हूं, मैं आपको बताता हूं मैं क्यों बहस कर रहा हूं। मैं इसलिए बहस कर रहा हूं, मैं आपको बताता हूं, अगर तारिक हामिद कारा कोई नहीं है, तारिक हामिद कारा कोई नहीं है, तो आपकी सीडब्ल्यूसी में है ना कोई व्यक्ति जो कुछ भी नहीं है, जो शून्य है, जो जीरो है, जिसका इस देश में कोई लेना देना नहीं, वो आपकी सीडब्ल्यूसी में है और वो बैठकर कुछ कहे और उस पर चर्चा ना हो। क्या और क्या चर्चा हुई? किस इशू पे ये बात उठी? नहीं, किसी भी इशू पर उठी हो। अगर वो पटेल को लेकर कहेंगे कि उनकी वजह से जिन्ना के साथ जो है वो पाकिस्तान से कश्मीर जुड़ जाता, ये क्या और नेहरू की वजह से, तो क्या इस पर चर्चा नहीं होगी? आप अगर मिस रिप्रेजेंट करेंगे फैक्ट्स को। सर, ये कैसे पता चला आपको? आपने जो तारिक हामिद कर्रा का भी बयान दिखाया उसमें उन्होंने जिन्ना का नाम नहीं लिया, सीडब्ल्यूसी ने अपने नोटिफिकेशन में नहीं किया। आपने अभी खुद इस बात का जिक्र किया गया कि जब पटेल से पूछा गया कि आपको पूरा बास्केट चाहिए या कुछ हिस्सा चाहिए, तो उन्होंने कहा मुझे पूरा बास्केट चाहिए। ये फैक्ट है, ये आप भी मानते हैं। लेकिन उनको अभी आपने तारिक हामिद कारा को सुना, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि पटेल जो है वो चाहते थे कि पाकिस्तान और उसमें से चुनना हो कश्मीर को, तो कश्मीर को दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे बोलने देंगे? उन्होंने थियोक्रेटिक स्टेट्स की बात की। टू नेशन पॉलिसी उसी पे है, थियोक्रेटिक पे है। जो द्विराष्ट्र का सिद्धांत हुआ उसी पे जन्म ही उसका हुआ। मुस्लिम राष्ट्र एक बनेगा, हिंदू राष्ट्र के गांधी जी ने, नेहरू जी ने इस चीज को ये नहीं कहा कि हम हिंदू राष्ट्र बनाए।
लेकिन जिन्ना का राष्ट्र तो वही था ना, टू नेशन थियरी और क्या थी। और तारिक हामिद कर्रान ने आपने अभी जो दिखाया उसमें तो कहीं नहीं कहा कि नेहरू जी और अरे पटेल जी और जिन्ना जी का समर्थन था। कहां से लेके आए आप ये उल्टी चिड़िया की बात? नहीं, वो तो सर अभी आप भी कुछ बोल देंगे और बाद में कहेंगे कि मैं पलट जाता हूं। मीडिया ने मिस रिप्रेजेंट कर दिया, मीडिया ने मिस रिप्रेजेंट कर दिया। हमारे पास भी जो जानकारी है, हमारे रिपोर्टर के हिसाब से भी जो जानकारी उसमें उन्होंने कहा, तो हम पूछेंगे। आपके पास जानकारी नहीं है, हो सकता है नहीं होगी, और वो उस नेताओं का ये पलट जाना कि मिस रिप्रेजेंट कर दिया, ये तो होता ही है। संगीत रागी जी, क्या संगीत रागी जी, ठीक है, मैंने आपका इनिशियल कमेंट लिया। गलत मत बोलिए। नहीं, गलत कुछ नहीं बोल रहा। तारिक हामिद कन्ना का बयान दिखाया, उस बयान को फिर से दिखाइए। नहीं, मैं उसमें फिर दिखा दूंगा, अभी दिखा दूंगा, जिसमें वो पटेल को लेकर क्या बोल रहे हैं वो भी सुना दूंगा, लेकिन पहले इनिशियल रिएक्शन दूंगा। नहीं, आपने उसको ठीक से नहीं सुना क्योंकि आपको सूट नहीं करता है। मुझे ये बताइए संगीत रागी जी, बताइए ना जिन्ना कहाँ बोला। संगीत रागी जी, नहीं, आपके लिए जिन्ना का मतलब है, आपके लिए इस बात का मतलब नहीं है कि वो कह रहे हैं कि पटेल चाहते थे कि कश्मीर जो है वो चला जाए पाकिस्तान के साथ। इस बात का कोई मतलब नहीं रह जाता। संगीत रागी जी, क्या इस बात का कोई इंपॉर्टेंस नहीं? क्या जो तारिक हामिद कारा कह रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं? ये कौन व्यक्ति है, इससे कोई लेना देना नहीं, वो जो कहें उसको भूल जाइए। नहीं, ये एक बहुत व्यवस्थित और सुनियोजित प्रयास है, जिसमें सरदार पटेल जी को विलेन बनाने की कोशिश है। और एक कोई कोशिश आज से नहीं है, ये बहुत पहले भी एक लेखक हैं, आजकल वो बीजेपी के साथ भी खड़े हो गए थे कुछ दिनों पहले, उन्होंने भी अपनी पुस्तक में ये जिक्र किया है। और एक कंसर्टेड प्रयास हुआ है कि देखिए, जम्मू कश्मीर के 370 वगैरह के बारे में आरोप लगाया जाता है नेहरू पर, लेकिन नेहरू ही थे जिनके कारण ये जम्मू एंड कश्मीर बच करके भारत के साथ रह पाया है। इससे बड़ा कोई झूठा बयान हो नहीं सकता, इससे बड़ा कोई गलत इतिहास का मूल्यांकन हो नहीं सकता। सच तो यह है कि सरदार पटेल देख रहे थे इस फाइल को और उनसे यह फाइल नेहरू ने छीनी थी। यह इतिहास के पन्नों का दस्तावेज है। कोई भी इसे तीन मूर्ति की लाइब्रेरी में जाकर के पटेल के पेपर को उठा करके पढ़ सकता है। नहीं पढ़ सकता है तो आरएनपी सिंह जी की एक पुस्तक आई है सरदार पटेल पर, उस पुस्तक को भी पढ़ सकता है। वो पुस्तक वितस्ता पब्लिकेशन से छपा हुआ है। दूसरी बात, यह भी एक द्वारका प्रसाद मिश्र जो है वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने भी एक पुस्तक लिखी है जिसमें कश्मीर के मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाने का, मैंने आपके ऊपर देखा, आपके स्क्रीन पर देखा, आपने कुछ आप चला रहे थे। द्वारका प्रसाद मिश्र ने कहा कि जब हमने रेडियो पर यह संदेश सुना तो मैं भौचक था और मैं सरदार पटेल से जाकर के पूछा कि क्या आपने कैबिनेट में यह सब चर्चा किया था इसके बारे में? उन्होंने मना कर दिया। यह नेहरू की व्यक्तिगत निर्णय था कि कश्मीर के मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र महासंघ में ले जाया, सिक्योरिटी काउंसिल के पास ले जाया। नहीं, इसमें मैं एक चीज रागी जी, एक चीज और जोड़ना चाहता हूं, एक चीज और जोड़ना चाहता हूं, एक चीज और, बस आप अपनी बात पूरी कीजिएगा रागी साहब। मैं बस एक चीज और जोड़ना चाहता हूं, क्योंकि रत्नाकर त्रिपाठी जी कह रहे थे कि तारिक हमीद कारा कौन है, इनके कहने पे क्या चर्चा करनी कि कौन है ये जो कह दे कि पटेल चाहते थे कि कश्मीर पाकिस्तान के साथ चला जाए। तो 2018 का एक आर्टिकल है, उसकी हेडलाइन पढ़ देता हूं, सैफुद्दीन सोज तो कुछ होंगे कांग्रेस में कि वो भी जीरो है। बोल ही दिया ना, अभी रागी जी बोले ना कि सैफुद्दीन सोज का है, सरदार पटेल वाज एडमेंट, गिव कश्मीर टू पाकिस्तान, टेक हैदराबाद। ये सैफुद्दीन सोज का बयान है। त्यागी जी बोल चुके हैं। देखिए जरा पूछिए रागी जी से कि सैफुद्दीन सोज बीजेपी के साथ भी थे कि नहीं। सुशांत जी, एजी नूरानी जैसे लोग जो हमेशा कांग्रेस के साथ रहे और एक घोर इस्लामिस्ट के तौर पे थे, आप पूरा देखेंगे कि ये पूरा सरदार पटेल जी के खिलाफ एक कैंपेन, एकेडमिक कैंपेन चलाया गया है। यदि इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया यदि कोई पढ़े, पुस्तक पढ़े मेनन साहब की, जो सरदार पटेल जी के साथ भी थे, जिन्होंने पूरे निगोशिएशन को
जिसके लिए सरदार पटेल जी ने कह करके गया था कि मेरी मृत्यु के पश्चात भी लेकिन इस काम को तुम पूरा जरूर करना। मुझे लगता है कि देश के हर नागरिक को पढ़ना चाहिए, तब उसको पता लगेगा कि जिस देश को आज भारत के रूप में हम देखते हैं वो भारत किसी और की देन नहीं है। वो भारत, जिस भारत मां भारती को हम आज देख रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ सरदार पटेल की देन है। और जिन जिन चीजों को पंडित नेहरू ने हाथ में लिया है, एक ही राज्य को पंडित नेहरू ने अपने हाथ में लिया था, कश्मीर का, और वो कश्मीर आज 70 साल से इस देश का नासूर बना हुआ है। और मैं आपको बता नहीं, दूं, लेकिन मुझे एक चीज और समझाइए, मैं प्रेम शुक्ला जी के पास जाऊं उससे पहले, कि सीडब्ल्यूसी में ऐसे वक्त में जब कश्मीर में जो हो रहा है उसकी चर्चा छोड़ के पटेल और नेहरू की चर्चा का मकसद क्या रहा होगा? आपका एनालिसिस क्या है? देखिए, किसी भी डॉक्यूमेंट को सुशांत जी पेश नहीं कर रहे हैं और गलत डिबेट चला रहे हैं। इसका रागी जी का मतलब एक एजेंडा है कि भाजपा का उनको किसी तरीके से वाइस चांसलर बनना है भाजपा की ओर, तो वो इतिहास पलट देते हैं। सर मुझे ना वाइस चांसलर बनना है। अच्छा, रागी जी का एजेंडा है वाइस चांसलर बनना है। राजगी जी का एजेंडा है वाइस चांसलर बनना है। कारा साहब को क्या बनना है? रत्नाकर त्रिपाठी को क्या बनना है जो पटेल के साथ खड़े नहीं हो पा रहे? इतना मतभेद था तो पटेल ने इस्तीफा दे दिया था कि गृहमंत्री पद से। अरे पटेल ने इस्तीफा दे दिया था कश्मीर के मुद्दे पर, आपको जानकारी नहीं है? देखा कि फाइल छीन ली गई। अरे बंधु, कश्मीर के मुद्दे पर सरदार पटेल जी ने इस्तीफा दे दिया था। छोड़िए, आपको मालूम नहीं है? अफवाह फैलाने के अलावा आपके पास गांधी जी ने गांधी जी के कहने पर उन्होंने विड्रॉ किया था। आपने अभी कहा ना, एजी नूरानी जो घोर इस्लामिस्ट थे, कि सरदार ये जो पर एक हिंदू और मुस्लिम करते हैं ना, गाई साहब, आप जैसे लोग करते हैं। अब इसमें हिंदू मुस्लिम आ गया, नेहरू पटेल से अब हिंदू मुस्लिम पर आ गया। प्रेम शुक्ला जी, ये जो सीडब्ल्यूसी की बैठक में हुआ, अब उस पर उसका मकसद क्या है? अभी ऐसे वक्त में नेहरू और पटेल की चर्चा का मकसद क्या? लेकिन उनको शूट किया तो चल दिए। इस पे बात सुशांत जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा था, बड़े संयम से सुन रहा था। मेरी अन्य पैनलिस्टों, साथी पैनलिस्टों से मेरी प्रार्थना है, 1 रुपया बीच में टोका टोकी ना करें। देखिए, एक सुनियोजित षड्यंत्र रहा है 1940 के दशक से ही कि आजादी का सारा श्रेय एक परिवार की एक शाखा, सिर्फ नेहरू, उनके अलावा और किसी को नहीं देना है। इसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के योगदान को कभी स्वीकारा नहीं गया। उनके परिजनों की बाकायदा अंग्रेजों के कहने पर जासूसी की गई। सरदार पटेल को 1990 के दशक तक जो है रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, कभी भारत रत्न नहीं दिया गया। राजीव गांधी, इंदिरा गांधी पहले भारत रत्न हो गए, आपको पता ही है। भली बात, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की समाधि दिल्ली में न बन जाए, इसलिए किस तरह से उनके पार्थिव को जबरदस्ती मुंबई भेजा गया और मुंबई में ठीक से उनकी अंतिम क्रिया ना होने पाए, इसका भी प्रबंध उस समय कांग्रेस ने किया था। और उनका स्मारक जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का शासनकाल आया है, तब इंदु मिल का अधिग्रहण हुआ है और उनके स्मारक का काम प्रारंभ हो पाया है। तो जितने भी इस देश के, चंद्रशेखर आजाद के बारे में, भगत सिंह के बारे में, कांग्रेस के शासनकाल में जो विविध जो है पाठ्यक्रमों की पुस्तकों में किस तरह से उनको आतंकवादी कहा गया, यह भी लोग भली भांति जानते हैं। तो कांग्रेस का एक शाखा, एक नेहरू परिवार जो है, नेहरू के अलावा बाकी किसी का स्वतंत्रता संग्राम में कोई योगदान नहीं रहा है, ये प्रचारित करने का प्रयास कांग्रेस सतत करती है। इसलिए तारिक कर्रा ने जो है योजनाबद्ध तरीके से कांग्रेस अध्यक्षा के करीब आने के लिए, उनसे इनाम इकराम पाने के लिए आदरणीय सरदार पटेल की जो उनकी विरासत है उसको अपमानित करने का प्रयास किया। ठीक है, यानी रत्नाकर त्रिपाठी के हिसाब से संगीत रागी को क्या चांसलर बनना है? क्या बनना था सर? प्रोफेसर क्या बनना था? चांसलर बनना था। वाइस चांसलर। अच्छा, वाइस चांसलर बनना है। क्यों आप? अच्छा, नहीं, मैं अभी करूंगा सर, अभी करूंगा। प्रेम शुक्ला को क्या बनना है वो भी बता दीजिए आप। एक वाइस चांसलर हो गए, अब प्रेम शुक्ला को केंद्रीय मंत्री क्या बनना है? सुशांत जी, मजाक उड़ाने से पहले उनकी बात। अरे मैं पूछ सर, मजाक उड़ा रहा हूं, मैं एकदम सीरियस हूं। आपका मजाक मैं उड़ा ही नहीं सकता सर, मैं आपको बहुत गंभीरता से लेता हूं। मैं तो गंभीरता से कह रहा हूं। उन्होंने कहा कि उनको सोनिया गांधी से रिवॉर्ड चाहिए, वो उनका तर्क है, मैं तो सब रिकलेक्ट कर ले रहा हूं। बोलेंगे आप? अरे कैसे पता चला? क्या चीज कैसे पता चला? इनको रिवॉर्ड मुझे पता है
कि रागी जी वाइस चांसलर बनना चाहते हैं, प्रेम शुक्ला तो कुछ भी बनना चाहेंगे, कुछ भी बनना चाहेंगे, ठीक है। प्रेम शुक्ला एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हैं, जो जिस पेशे में उस पेशे में ऊपर जाना चाहेगा। अच्छा ठीक है, तो वही कारा साहब भी ऊपर जाना चाह रहे थे तो वो ले आए। अब कपिल कुमार जी और फारूक रेंजू शाह के पास चलता हूं, पहले कपिल कुमार के पास चलता हूं। कपिल कुमार जी, क्या इतिहास के पन्नों में कोई ऐसा जिक्र है कि पटेल चाहते थे कश्मीर जो है वो दे दिया जाए पाकिस्तान को? कपिल जी, बिल्कुल झूठ। और सुनिए, मैं तू तड़ाक में नहीं फंसूंगा। मैं आपको सन 46 से लेके और 48 दिसंबर तक का 2 मिनट मुझे दीजिए। हाँ बोलिए। नंबर 1, जब कैबिनेट मिशन भारत में बैठा हुआ था सन 46 जून के अंदर, नेहरू कैबिनेट मिशन की मीटिंग छोड़ करके शेख अब्दुल्ला को बचाने के लिए कश्मीर जाते हैं और वहां हरी सिंह इन्हें गिरफ्तार करवा देते हैं। वाइसरॉय इनको छुड़वाता है, नंबर 1। नंबर 2, सन 47 के अंदर, जून 47 के अंदर माउंटबेटन जो है वो जाता है श्रीनगर 1 दिन के लिए। हरी सिंह को यह बोल के आता है कि किसी भी यूनियन को ज्वाइन नहीं करना। आगे चलिए, उसके बाद में जिस समय हमला होता है कश्मीर के ऊपर, उस समय वो सरदार पटेल हैं जो लेकर के आते हैं एक्सेशन, और लाके जब नेहरू के हाथ में थमाते हैं, माउंटबेटन ये अपनी तरफ से उसमें जोड़ते हैं कि प्लेबिसाइट होगा और ये टेम्परेरी है। ये दस्तावेज अगर मैं ना दूं आपको तो मैं इतिहासकार कहना छोड़ दूंगा आपको। आगे चलिए, उसके बाद में नेहरू फिर कहते हैं हम यूएन जाएंगे करेंगे। तो सरदार पटेल के वर्ड्स हैं, जनरल मेनका की किताब उठा के देख लीजिए। पटेल जी ने कहा था, नेहरू डू यू वांट टू लूज कश्मीर? और नेहरू चुप कर गए और तब पटेल ने मेनका को कहा, हियर आर योर ऑर्डर्स, और जो आर्मी एयरपोर्ट के ऊपर बैठा रखी थी उसको ऑर्डर दिए जाने के। उसके बाद सुनिए, सरदार पटेल ने कैबिनेट मीटिंग में कहा कि जितने ये कबायली आ रहे हैं इनके आने वाले रास्तों को एयरफोर्स से बम्बार्ड करके रोक दिया जाए। नेहरू जी ने ओवर रूल किया इनको, रिकॉर्ड है कैबिनेट मीटिंग का। आगे चलिए, उसके बाद में ये जो बात हो रही है ना पाकिस्तान को कश्मीर देने की, अभी रिकॉर्ड्स रिलीज हुए, लियोनल कार्टर की किताब उठा करके देख लीजिए, जो डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स ब्रिटिश आर्मी के आए हैं। ये गद्दारी मालूम है किसने की थी? ये गद्दारी की थी वीपी मेनन ने। वीपी मेनन ने 48 के अंदर माउंटबेटन को एक चिट्ठी लिखी लंदन में कि जिन्ना की, इसकी लियाकत अली की और नेहरू की दिसंबर 48 में मीटिंग होने वाली है। मैं ये फॉर्मूला दे रहा हूं कि वैली जो है पाकिस्तान को दे दो, डोगरा जम्मू का इलाका हिंदुस्तान को दे दो और लद्दाख में प्लेबिसाइट करा लो, और तुम इस प्रपोजल को वहां ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर से रखवा दो और मैं अपने मंत्रियों को बनवा लूंगा। और ये लेटर केवल वीपी मेनन ने इनको ही नहीं लिखी, माउंटबेटन को इस लेटर की कॉपी भेजी जो भारत के अंदर कमांडर इन चीफ था उस समय अंग्रेजों का, उसको, कि माउंटबेटन पहले ये लेटर पढ़ दे और अंग्रेजी उसको दिखाए। तो सरदार पटेल पे मत डालिए इसका। और उसके बाद आखिरी चीज अभी यह कहना चाहूंगा कि जिस समय भारत की सेना ने यह कह दिया कि हमको पहले कश्मीर से इन को खदेड़ लेने दो पाकिस्तानी सेना को और कबायलियों को, उसके बाद सीज फायर करना, तो नेहरू ने सीज फायर क्यों की? और मालूम है किसके कहने पे की? माउंटबेटन की लड़की पैमिला माउंटबेटन की किताब पढ़िए, वो उसमें लिखती है कि मेरे पिता माउंटबेटन ने मेरी मां लेडी माउंटबेटन से कहा कि तुम नेहरू को फोन करो सीज फायर के लिए मान जाए। तो मेरी मां ने पूछा कि क्या नेहरू मान जाएगा? तो मेरे पिता ने कहा हाँ तुम कहोगी तो मान जाएगा। ये ऐतिहासिक तथ्य है। अगर कोई कांग्रेस की मेरे ऐतिहासिक तथ्यों को गलत साबित कर दे, रत्नाकर त्रिपाठी जी, आ रहा हूं शाह साहब आपके पास, रेंजू शाह साहब। रत्नाकर त्रिपाठी जी, अब मुझे समझ में आया आप शुरू में क्यों कह रहे थे कि तारिक हमीद कारा कौन है, उनकी बात पर चर्चा ही मत करो, क्योंकि आपको पता था ये पन्ने जब खुलेंगे और ये बातें निकलेंगी तो क्या आपके लिए जवाब देना आसान होगा? बताइए, अब कपिल जी जो कह रहे हैं उसमें बताइए। और भी बताऊंगा। इन्होंने सुनिए सर, इन्होंने तो एक सिरे से सबको गद्दार बता दिया। नहीं, इन्होंने एक लाइन कही कि नेहरू ने माउंटबेटन की पत्नी के कहने पर सीज फायर करा दिया। क्या यह फैक्ट भी गलत है? क्या नेहरू की जो कमियां और गलतियां गिनाई, क्या वो भी गलत है? जी, नेहरू जो माउंटबेटन की, नेहरू ने सीज फायर करके बनवाया। कपिल कुमार जी सिर्फ सिलेक्टिव है।
माउंटबेटन की पत्नी से कहने से चिल्लाइए मत, एक डॉक्यूमेंट चिल्लाइए मेरे पास मत, आपको दिखाने के लिए। चिल्लाइए मत जनाब, चिल्लाइए मत। अरे बहुत इतिहासकारों को देखा हूं, चिल्लाइए मत। चिल्लाता वही है जो झूठ बोलता है। कपिल कुमार, मैं इतिहास लिखता हूं, चिल्लाता वही है जो झूठ बोलता है। आप चिल्ला रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट मेरा, आप चिल्ला रहे हैं, आप चिल्ला रहे हैं, आप झूठ कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। आप चिल्लाइए मत। के लिए देश का इतिहास अरे बदलना कुछ चाहते हैं। इस आप तरह के इतिहास बनाना चाहते हैं। आज इस शो पे आपको कुछ हो जाएगा तो सुशांत जी घबरा जाएंगे। चिल्लाइए मत सर। अच्छा कपिल जी उनको सुनिए एक बार, कपिल जी एक बार सुनिए। नहीं कपिल जी सुनिए, कपिल जी एक बार, अच्छा कपिल जी एक बार उनको सुन लीजिए, कपिल जी एक बार उनको सुन लीजिए, कपिल जी एक बार उनको सुन बड़े लीजिए। से बड़ा इतिहासकार ले आइए अपना कांग्रेस का, फिर एक चीज को गलत साबित कर दे। नहीं ठीक है, आप फैक्ट रख रहे हैं, वो कुछ अपनी बात करें, उनको भी सुन लीजिए। रत्नाकर जी आप अपनी बात कहिए, आप कपिल जी पर टिप्पणी करने के बजाय अपनी बात कहिए। सुशांत जी प्लीज चुप रहिए। तो कपिल कुमार जी आप मानते हैं ना कि आप बीजेपी के इतिहासकार हैं? बकवास मत करिए। आपने अभी कहा ना कांग्रेस का विकास कर ले आइए। मत करिए। अरे कपिल कुमार जी, आप मानते हैं ना बीजेपी के इतिहासकार हैं? मैं अपना इतिहासकार हूँ। आप मानते हैं ना? आप माउंटबेटन की लड़की का सिलेक्टिव कोच के, आप जो आपका इतिहास जो आप लिख रहे हैं ना, मेरे इतिहास पर मत लगाइए। अरे उनके कहने का मतलब, त्रिपाठी जी एक बात बताइए, इस पूरे शो में बैठकर आप ये बता रहे हैं कि प्रेम शुक्ला को क्या चाहिए, कपिल कुमार जो है वो इतिहासकार नहीं है, वो बीजेपी के इतिहासकार हैं, संगीत रागी को वाइस चांसलर बनना है, सारी 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 ईमानदारी आपके अंदर भरी पड़ी है, और इस पूरे डिबेट में जितने लोग आए हैं वो सारे के सारे अपने फायदे के लिए आए हुए हैं। नहीं रत्नाकर जी, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा कि आप सबको डिफेम कर दें और उसके बाद अपने आप को ईमानदार साबित कर दें। अब थोड़ी देर आपका ऑडियो कम करा रहा हूं। फारूक रेंजू शाह, कश्मीर की जो समस्या, नेहरू पटेल किसकी वजह से, क्या पटेल का कोई योगदान, आप क्या सोचते हैं बताइए। देखिए मैं आपको बताऊं, ये जो आपका डिबेट है बहुत ही इंपॉर्टेंट डिबेट है। इसलिए डिबेट है क्योंकि एक पर्दा उड़ गया, और मैं आपको बताऊं जो 1947 में हुआ, एक महाजन की किताब पढ़ लीजिए, जो प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त दौर के, वो खुद लिखते हैं कि पटेल साहब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को ढूंढ रहे थे, मुझे बार बार फोन, मैंने जब मैं नेहरू के कमरे में गया, अब पढ़ लीजिए, मैं किताब पढ़ा रहा हूं, तो वहां पे जब ड्राइंग रूम का अंदर वाला दरवाजा खुला तो वहां हाइड आउट में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला छुपे हुए थे। और ये जो उस वक्त सीज फायर हुआ, ये सीज फायर एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी थी। अगर वो सीज फायर नहीं होता तो कश्मीर के टुकड़े नहीं होते। आपका जो हमारा स्ट्रेटेजिकल पार्ट था, वो स्ट्रेटेजिकल पार्ट क्यों वहां छोड़ा गया? आप देखिए जब जनरल थमैया यहाँ पे लैंड किए गए तो उस वक्त सारे कश्मीर ने उसका इस्तकबाल किया। देख लीजिए, वो तारीख पढ़ लीजिए। और जब उसका इस्तकबाल हुआ, सारे कश्मीरी साथ थे, और जो शेरवानी थे, शेरवानी पटेल साहब के बड़े क्लोज रहे हैं, वो नेहरू के साथ नहीं थे। वो कह रहे थे वहां उनको उधर तक लेंगे, हम लेंगे बराबर बल्तिस्तान तक। जो मैप है उस मैप को हम इंटैक्ट रखेंगे सारे कश्मीर को, लेकिन कश्मीर के टुकड़े टुकड़े करने की एक साजिश हो गई थी। और 12 नवंबर 1947 की स्पीच सुन लीजिए, लाल चौक में जहां पे घंटाघर है, उसी घंटाघर में पंडित नेहरू खड़े होके कहते हैं सेशनिस्ट तकरीर, और कहते हैं कि कश्मीर को अलग होना है। मेरे ख्याल में उस वक्त पटेल साहब ने बहुत बड़ी गलती की, उसको प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ एफआईआर करना चाहिए था। जैसे इस वक्त सेफ्टी एक्ट में बंद किया जाता, उस वक्त उसको बंद करना चाहिए था। क्योंकि मैं आपके सामने वो हिस्ट्री सुना रहा हूं जो हिस्ट्री डॉक्यूमेंटेड है। उस डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री में देख लीजिए जो हम इस वक्त सफर कर रहे हैं, जो इस वक्त तबाही हो रही है, जो एक्सोडस हुआ। एक बार फिर से सर रिपीट कीजिए, आप कह रहे हैं लाल चौक पर नेहरू ने खड़े होकर कहा कि कश्मीर को अलग हो जाना चाहिए। आप ले रहे हैं सर, एक बार फिर से रिपीट कीजिए, मैंने सर आवाज थोड़ी कटी थी। अखबार में कश्मीरी पंडितों को कहा रेंजू शाह साहब 48 घंटे के अंदर अंदर चले जाएं, तो इन्होंने इस मुस्लिम बैंक को सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल कर
करना चाहा। 1947 was to make शेख मोहम्मद अब्दुल्ला प्राइम मिनिस्टर विदाउट इलेक्शन के बगैर। एक अंडरस्टैंडिंग थी नेहरू और शेख अब्दुल्ला में, उसी को दिल्ली मादा कहते हैं कि भाई उसको प्राइम मिनिस्टर बनाओ और इलेक्शन के बगैर बनाओ। और क्योंकि वो रेंजू शाह साहब, पाकिस्तान को छोड़ रेंजू शाह साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? क्यों छोड़ दिया? रेंजू शाह साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? मैं सुन रहा हूं। जी, मैं बस एक मिनट आ रहा हूं। कपिल जी आ रहा हूं, संगीत रागी आपके पास भी आ रहा हूं। मैं बस एक चीज आपसे पूछ रहा हूं, आवाज चली गई थी बीच में, मैं क्लियरली नहीं सुन पाया। क्या आप कह रहे हैं कि वहां लाल चौक पर खड़े होकर नेहरू ने कहा था कि कश्मीर को अलग कर दो? बिल्कुल प्लेबिसाइट का नारा दिया था। अगर नहीं दिया होगा मेरे पास रत्नाकर त्रिपाठी जी, उसने कहा इनको क्या बनना है? इनको भी डिफेम कीजिए, इनको भी डिफेम कीजिए, इनको भी बताइए, इनको भी कुछ बनना होगा। सुशांत जी, पहली बात मैं ये नहीं समझ पाता कि आप क्या बीजेपी की ओर से बोलते रहते हैं? नहीं, मैं आप किसकी तरफ से बोलते हैं? अब आपको एंकर बच गया तो अब आप एंकर को बीजेपी का बना दो। आप इस देश के सबसे ईमानदार शख्स बैठे हैं, आप क्या बैठे हैं मुझे बताइए ना, आप किस तरफ से बैठे हैं? 4 गेस्ट को आपने बोल दिया कि वो कौन है, आप एंकर को बोल दिया। आप क्या है सर? मैं इस देश की तरफ से बैठा हूं, मैं इस देश की तरफ से बैठा हूं। नहीं तो मैं भी, तो क्या मैं पाकिस्तान की ओर से बैठा? नहीं तो बोलिए नेहरू ने गलत किया। आप लोग बैठकर नेहरू का गुणगान करें और कश्मीर को बताएं पटेल की समस्या, तो मैं आपको क्या चरण धोकर पीऊं, क्या करूं बताइए? अभी तो आपके रंजू साहब ने पटेल को भी गलत बता दिया। अरे भाई, तो पटेल को गलत बताया, वो क्या कह रहे हैं? वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि वहां खड़े होकर नेहरू ने बोला। अरे सर सुनिए, आप ही बोलते रहेंगे तो मैं क्या बोलूं? He should have arrested the prime minister. देख लिए, उसको प्राइम मिनिस्टर को अरेस्ट तो करना ये चाहिए। कहना चाहते हैं कि वो पटेल कश्मीर को बचाना नहीं चाहिए। पड़ती थी, और तब भी पटेल जी की नेहरू से नहीं पटती थी, इसका मतलब पटेल गलत हो गए। सारी दुनिया को नेहरू से पटना चाहिए था, वरना पटेल गलत हो गए। ये कौन कहा? आप कह रहे हैं कि वो नहीं पड़ती थी तो पटेल की गलती हो गई। सुशांत जी, मैं 1 मिनट इस पर आ रहा हूं, 1 मिनट बिना ब्रेक लिए हेडलाइन लेकर इस चर्चा पर आ रहा हूं। राष्ट्रवाद में आज चर्चा कश्मीर को लेकर, कश्मीर किसकी सजा भुगत रहा है, किसकी गलतियों की सजा भुगत रहा है, आज ये चर्चा, क्योंकि सीडब्ल्यूसी में उसका मसला भी उठा, इसलिए कर रहे हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। रागी साहब आपके पास आ रहा हूं। कपिल कुमार, उससे पहले एक रिएक्शन आप दें, आप जो कहना चाह रहे हैं, फिर जाता हूं रागी साहब के पास। जी, मैं एक लाइन ये कहना चाह रहा हूं, एक सवाल और पूछना चाह रहा हूं कि एक पहली बात तो शेख अब्दुल्ला जो है, जब जलंधर आके भाषण देते थे और दिल्ली में कहते थे तो कहते थे ये नेहरू का कश्मीर है, भारत के साथ रहेगा। और अब दस्तावेज मौजूद है ब्रिटिश आर्काइव्स में जो बाहर निकल के आए हैं कि ये अंग्रेजों से भी तालमेल लगाए हुए थे, इस्माइल खां से भी लगाए हुए थे और लियाकत अली से भी लगाए हुए थे, सारे दस्तावेज मौजूद है। और दूसरी बात, जब शेख अब्दुल्ला को गिरफ्तार किया करण सिंह ने, तो ये कांग्रेस वाले मेरे भाई लोग ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के नेहरू के पेपर्स के अंदर वॉल्यूम सीरीज 2 का वॉल्यूम 2 उठा के देख ले। नेहरू जी ने पत्र लिखा करण सिंह को कि शेख अब्दुल्ला को अरेस्ट करने में भारतीय फोर्सेस का इस्तेमाल ना किया जाए, और अरेस्ट होने के बाद पत्र लिखा तुम कितने दिन तक इनको बंद करके रख पाओगे। और तीसरा तथ्य सुन लीजिए कि जब शेख अब्दुल्ला जेल से छूटे तो सबसे पहले 3 दिन तक 3 मूर्ति भवन में बुला करके नेहरू जी ने उनसे मीटिंग की। तीनों तथ्यों को मेरे गलत बता दे, इन्हीं के नेहरू के कागजातों में छपे हुए हैं ये पत्र। ठीक है, संगीत रागी जी, इनसे कहिए ये ना उखाड़े, इतने कंगाल निकाल के दूंगा मैं। और सुनिए, उस माउंट बैटन को इन्होंने भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया जिन अंग्रेजों ने 170 साल तक भारत में नरसंहार किए थे, भारतीयों को अंडमान बेच के प्रताड़ना दी थी, भारत को लूटा था। कभी आपने किसी में सुना है किसी देश के अंदर कि ऐसे व्यक्ति के आखिरी प्रतिनिधि को भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया जाए और पंडित माउंट बैटन के नारे लगवाए जाए पार्लियामेंट के अंदर उस दिन? अभी तक तो कपिल इन्होंने तो उससे गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। ये इतिहास आप नया बता रहे हैं। राजगोपालाचारी अभी तक तो मैंने यही पढ़ा। आराम से बात कीजिए महाराज, कुछ हो जाएगा। अरे कांग्रेसी इतिहास पढ़ के आओ, आराम से बोलिए, आराम से। जी, राजगोपालाचारी को हो जाएगा, मुझे लिए भी संगीत रागी जी, ठीक है, संगीत रागी जी आप बोले। उठा के देख लीजिए, 15 अगस्त को आजादी नहीं मिली थी, डोमिनियन स्टेटस मिला था। सुशांत जी, प्रोफेसर कपिल कुमार जो कह रहे हैं वो पूरा दस्तावेजों के कपिल जी एक मिनट, अब संगीत रागी बोल रहे हैं, 1 मिनट। देखिए सुशांत जी, जो प्रोफेसर कपिल कुमार बोल रहे हैं
उन दस्तावेजों को मैंने स्वयं देखा है और मैं उनका पूरी तरीके से समर्थन करता हूं। दूसरी बात, ये जिक्र सिर्फ वहां नहीं है, बीपी मेनन की पुस्तक में भी है, महाजन जी की भी पुस्तक में भी है। नेहरू तो जहां पर ये दस्तावेज हस्ताक्षर होने की बात थी, वहां पर शेख अब्दुल्ला जो है वो वहीं पर दूसरे कमरे में बैठे हुए थे। और जब जम्मू एंड कश्मीर महाराजा हरि सिंह के जब प्रधानमंत्री वहां पर गए और उन्होंने कहा कि आप कीजिए, नहीं तो आप बताइए कि हम इसका ऑप्शन हम चुनाव करें, तो नेहरू इस पर गुस्सा गए और वो बाहर कहा कि जस्ट गेट आउट फ्रॉम दिस रूम। ये भी दस्तावेज का हिस्सा है। और जब वो बाहर निकलने लगे तो सरदार पटेल ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा हम करेंगे। यह भी दस्तावेज का हिस्सा है। माफ कीजिएगा, एक ही निष्कर्ष है, चाहे वो कश्मीर का एक्सेशन होने में देर हो, यह भी नेहरू की देन थी। और कश्मीर के हिस्से को, लड़ाई को बीच में बंद करने का यह निर्णय भी साजिश का ही हिस्सा था और यह भी नेहरू की ही देन थी। सरदार पटेल इससे बिल्कुल सहमत नहीं थे। और मैं आपको बता दूं, आपने कहा था उनको रिजाइन कर देना चाहिए था, उन्होंने रिजाइन किया था इस मुद्दे पर, और यह कहते हुए लिखा था कि यदि हमारे प्रधानमंत्री को हम पर विश्वास नहीं है, क्योंकि नेहरू का कहना था कि ये जो है वो अंतरराष्ट्रीय मुद्दा है, इसमें होम मिनिस्ट्री का नहीं ये दखल होना चाहिए और कई डिपार्टमेंट्स इसमें इन्वॉल्व है, इसलिए ये फाइल नेहरू के पास होनी चाहिए। रागी साहब सुन लीजिए, एक बात और सुन लीजिए। देखिए नेहरू अरे यदि इतिहास के पन्नों से उखाड़ने लगेंगे ना, माफ कीजिएगा, सरदार पटेल की मृत्यु होने के पश्चात नेहरू ने सारे सरकारी अफसरों को कहा था कि वो उनकी अंत्येष्टि में भाग नहीं लेंगे, और वे सारे सरकारी अधिकारी होम मिनिस्ट्री के अपने खर्चे पर जाकर के उस अंत्येष्टि में भाग लिया था। उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा था उनकी अंत्येष्टि में भाग नहीं लेने के लिए। कितना गिरेंगे राजेंद्र प्रसाद के राजेंद्र बाबू जब दिल्ली के अंदर, तो दिल्ली के महापौर को लिए कहे कि यहां पर इनके लिए कोई जमुना के किनारे कोई जगह ढूंढो ताकि महात्मा गांधी के बगल में इनकी अंत्येष्टि होगी, तो वहीं पर उनके लिए स्मारक बनाना पड़ेगा। ये सब जब इतिहास का पन्ना जब कुरेदेंगे तो नेहरू का जो चरित्र चित्रण उनके दरबारी इतिहासकारों ने जो खड़ा किया था वो सारा खुल करके बाहर निकल आएगा और तब पता लगेगा कि नेहरू क्या थे। यह भी जानना चाहिए, इस देश को जानना चाहिए कि क्या यह सच नहीं है कि राजेंद्र बाबू की मृत्यु पर उन्होंने डॉक्टर राधाकृष्णन को अंत्येष्टि में भाग लेने से मना किया था? क्या यह सच नहीं है कि सरदार पटेल की अंत्येष्टि में भाग लेने से लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उन्होंने मना किया था? क्या यह सच नहीं है कि सरदार पटेल की मृत्यु पर वहां के जितने ऑफिशियल थे उनको उनकी अंत्येष्टि में भाग लेने से मना किया गया था? क्या यह सच नहीं है कि डॉक्टर राजेंद्र बाबू की मृत्यु हो लगता था कि वो बीमार थे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो उनके लिए लाल बहादुर शास्त्री और दिल्ली के महापौर को कहा गया था कि जमुना के किनारे कोई एक जगह ढूंढो ताकि उनकी अंत्येष्टि यहां नहीं करनी पड़े। ये सब इतिहास के दस्तावेज है, रत्नाकर त्रिपाठी, सारे इतिहास के दस्तावेज दस्तावेजों में जरा बताइए जो चरित्र चित्रण किया जाता था। झूठ के पुलिंदा है रागी, आप वही बोलते हैं जो आपको संघ सिखाता है, बीजेपी सिखाती है। चाइना पर नेहरू हर अंत्येष्टि में खड़े थे। आप ये बताना चाहते हैं कि सरदार पटेल पद नहीं छोड़ना चाहते, तो इसलिए नेहरू की बात मान रहे हैं। तुम रोगे, कितना फर्जी बोलोगे रागी। नेहरू तुम एक दिन रोगे, जितना झूठ आप फैला सकते देश को रुला रहा है। सुनिए, ये उतना ही सत्य है जितना हेगड़ेवार जो है ना आपके, वो जाकर के खेत जोतते थे माउंटबेटन का, और सारे के सारे स्वयं सेवक थे, वो ब्रिटिश आर्मी में काम करते। कैसा लगा? मैं ये भी अरे मैं बता रहा हूँ रागी जी, आप एक चीज का दस्तावेज देते नहीं है, आप इंटरनेट से व्हाट्सएप पे पढ़ते हैं, आके बोलना चालू नहीं बचे हुए थे जिन्होंने आप लोगों ने इसी तरह सुभाष चंद्र बोस के ऊपर फैलाया था
ये हिंदू महासभा आपने के इसी लोग तरह थे। तो आचरण ये वर्ष को राष्ट्रीय बरसाया। कपिल कुमार जी, एक मिनट आ रहा हूं सर, एक मिनट। एकदम झूठे हैं। ठीक है, रत्नाकर त्रिपाठी जी सब झूठे हैं, सब जो हैं बिके हुए हैं, सब गलत बोल रहे हैं, आप ही सच बोल रहे हैं। अब दर्शक को सुनने दीजिए बाकियों को। कपिल कुमार जी, नहीं, मुझे बताइए, कपिल कुमार जी, आवाज आ रही है क्या आपको? सबको जाने को मना किया, उसके दस्तावेज कहां पे हैं? ठीक है, इनका झूठ मैं मान लूं आपके कहने से, अब मैं चुप रहूं। फारूक रेंजू शाह साहब, आपको जो संगीत रागी ने अभी बोला, क्या उसमें आपको क्या क्या गड़बड़ियां नजर आई? बोला उसका दस्तावेज संगीत रागी का है। इनको पहले जरा चुप करें। मैं रत्नाकर जी, आप उनको बोल लेने दीजिए। रत्नाकर जी सुन लीजिए। बोलने दें। अरे ये बोलने नहीं देंगे। नहीं, आप बोलिए। अरे नहीं, आप बोलिए रंजू जी, मैं तो त्यागी जी से बात कर रहा हूं। नहीं, आपको तो एक विजडम प्रेस से वो तो उनके झूठ पे बोल रहा है। बोलने ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ, चुप पढ़ लीजिएगा, उसमें अरे सारे आप पक्के झूठे आदमी है। ये जो डिफेंस कर रहे हैं, दिखाते हैं आगे खाली एक। अच्छा रत्नाकर जी, अब दूसरों को बोलने दीजिए, फिर समय खत्म हो जाएगा। रेंजू शाह बोलिए। अरे तो वो बोलिए, वो दस्तावेज दिखाएं तब झूठ रेंजू शाह आप बोले। रत्नाकर जी जरा चुप करें। पता नहीं आप कौन सी किताबें पढ़ते हैं जिनमें कोई न सर है न पैर है। आप ये देखो, अगर कश्मीर को समझना है, और पटेल आप सुनिए, जरा सुनने दिए, आप सुनने दें, सुनाने दें, जरा सुनने, प्लीज सुने। जो आपको ऐसी रत्नाकर जी, अब आप सुन लीजिए ना, आपको लास्ट में एक ही लाइन तो जोड़नी है कि ये भी झूठे हैं, और उसके लिए तो धैर्य रखिए, वो तो 1 सेकंड में आप बोल देंगे, तो उसके लिए रहने दीजिए। आपको सबको बिका हुआ, सबको झूठा ही बोलना है, तो उसके लिए इतना लोड क्या लेना है? उसके लिए आराम से धैर्य से बैठिए। लास्ट में एक लाइन बोल दीजिएगा, रेंजू शाह झूठे, कपिल कुमार झूठे, सबको झूठा बोल दीजिएगा, बात खत्म हो जाएगी। आप थोड़ा ऑडियो कम कीजिए। रेंजू शाह बोलिए। इसने चाइना का मुद्दा उठाया, चाइना विद रिस्पेक्ट टू जम्मू कश्मीर टेरिटरी। जरा इसको बताएं, क्या इसको पता है कि जब चाइना को साइचिन गिफ्ट में दिया गया, जब पाकिस्तान ने 35,000 स्क्वायर किलोमीटर चाइना को गिफ्ट में दिया, तो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को बाज़ाब्ता अल्जीरिया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भेजा, और वहां पे चुन लाई जो वहां के थे प्राइम मिनिस्टर ऑफ चाइना, उससे मुलाकात करवाई गई ताकि उस डील पे मार साबित हो। ये हमारे कश्मीर के टुकड़े कराने वाले और हमारी टेरिटरी को तबाह करने वाले अगर उस मैप का ऑनर करते, जो एक्सेशन का मैप था, और ठीक है, कपिल कुमार जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, तो कपिल कुमार जी नहीं हुई। ठीक है रेंजू शाह साहब, कपिल कुमार जी छोटे में एक चीज और मत भूलिए कि लद्दाख के ऊपर जब कश्मीर ने कुछ हिस्सों पे कब्जा किया था चीन ने, तो नेहरू जी ने पार्लियामेंट में क्या कहा था कि कुछ ऐसे हिस्से जहां पे तिनका भी नहीं उगता वो चीन ने कब्जा लिए हैं। तो त्यागी जी थे सहारनपुर के एमपी, महावीर त्यागी, महावीर प्रसाद त्यागी, अगर मैं नाम गलत नहीं कहना चाहिए, उन्होंने अपनी टोपी उतार के पार्लियामेंट में कहा था, रिकॉर्डेड है, कि मेरे सिर पे बाल नहीं उगते, आपके सिर पे बाल नहीं उगते, तो इसका मतलब हम सिर कटवा दें अपना। सबसे स्ट्रैटेजिक टेरिटरी थी वो। प्रेम शुक्ला जी, उस टेरिटरी के बारे में ये किया कहा नेहरू ने कि जहां एक तिनका भी नहीं उगता। बहुत गलत कहा। सब मान भी ले, सब मान भी ले। रत्नाकर जी रहने दीजिए, मैं मान गया, वो दर्शक तय कर लेंगे। और दर्शक तो रोज लिख रहे हैं कि चाइना ने दिक्कत क्या है ना सर, कि इतने लोग जो सब बैठे हैं, अपना जीवन दे दिया इतिहास के नाम, आपको 2 मिनट नहीं लगता बिना किसी फैक्ट के उनको झुठला देने में। प्रेम शुक्ला जी, मुझे ये फैक्ट्स लोगों के पास जा रहे हैं वो तो ठीक है ही, लेकिन ये विडंबना नहीं है क्या कि ऐसे वक्त में ये चर्चा करनी पड़ रही है जब कश्मीर पर चर्चा होनी चाहिए थी कि वहां विकास हो रहा है तो लोगों को दिक्कत आ रही है और वहां आतंकी क्या कर रहे हैं? देखिए, वहां आतंकवादियों के विरुद्ध कभी आपने कांग्रेस को पिछले 7 वर्षों में बोलते हुए सुना है क्या? चीन के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ भारत के हितों पर प्रहार करने वाली हर शक्ति के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। कांग्रेस पार्टी कभी भी भारत द्रोहियों के खिलाफ कोई भी स्टैंड लेने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। कोई स्टेटमेंट आया? क्या बात करते हैं आप? किसका बेवकूफ बना रहे हैं आप? आपकी पार्टी में सारे अराजकतावादी कर चुके हैं, सभी पुराने लोग। इसके बाद इतिहास नहीं पढ़ पाएंगे सर, सभी छोड़ के भाग रहे हैं। सिर्फ पारिवारिक दास है वहां पे, और राज करने वाला राजवंश है परिवार वहां पे। अब प्रेम शुक्ला जी को बोल रहे दीजिए, क्यों अपने आदमी पे चढ़? बोलिए प्रेम शुक्ला जी, बोलिए। उससे फिर चढ़िएगा, मैं बात करूंगा आपसे।
जी जी कपिल कुमार जी, थोड़ा मैं बोल लूं अगर आपकी आज्ञा हो तो। बोलिए बोलिए। हाँ जी, तो वो बाकायदा जो है कांग्रेस का पिछले 7 वर्षों में आपने कभी पाकिस्तान के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ, चीन के खिलाफ कोई स्टेटमेंट नहीं सुनेंगे। चीन के खिलाफ, भारत के विरुद्ध अगर कोई बात है तो उसको राहुल गांधी उस पर बात करेंगे। डोकलाम में जो है भारत और चीन के सैनिक आमने सामने आंखों में आंखें डालकर खड़े होंगे, ये चोरी चोरी चुपके डोकलाम में मिलने चले जाएंगे। वहां पर चीन के अधिकारी उस और पहले डिनाई कर देंगे, हम नहीं मिलने गए। जब फोटो सरफेस पे आ जाएगी तो कहेंगे हाँ साहब हम गए थे। तो जिसके मन में चीन को लेकर अपना जो है, उसके हितों को लेकर उसकी प्राथमिकता हो, चीन से एग्रीमेंट में हो, पाकिस्तान समर्थक हो, आतंकवाद पर मौन साध लेता हो, अलगाववादियों के समर्थन में खड़े हो जाता हो, भिंडरा वाले में जिनको संत नजर आने लगे हो, ऐसे लोगों से आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं? वो अब जो है जिन्ना के साथ ना खड़े हो जाए। इसी इतनी ही देर है कि कल राहुल गांधी को गलत साबित कर कह दे और जिन्ना के साथ खड़े हो जाए कि गांधी और पटेल तो गलत थे, जिन्ना सही था। क्योंकि जिन्ना और जवाहर जो है दोनों सेकुलरिज्म का दावा करने वाले सांप्रदायिक किस्म के नेता थे। बस एक अपने संप्रदाय के लिए लड़ता था, एक अपने मुखालिफ संप्रदाय के लिए खड़ा होता था, इतना ही अंतर है। अच्छा, जाते जाते रत्नाकर त्रिपाठी जी ईमानदारी से बताइए, नेहरू जी की कुछ गलतियां कम होती तो कश्मीर की समस्या आज देश के लिए कम होती क्या? सुशांत जी ईमानदारी से सुनिएगा तो ईमानदारी से बताऊंगा। आपके स्टूडियो में कितने लोग आपका विरोध करते हैं और उनके विरोध करने के बाद भी आप प्रोग्राम चला रहे हैं? ऐसा होता है क्या? आपने इस पूरे प्रोग्राम को चला करके सरदार पटेल को बौना साबित करने की, तारिक अहमद कर्रा से अधिक आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, भाजपा के लोग, रागी जी, कपिल कुमार जी, कि सरदार पटेल जी को शायद इतनी अधिक पद की लोभ थी कि वो कश्मीर पर नेहरू जी के लगातार लिए जा रहे गलत निर्णय के बावजूद गृह मंत्री बने हुए। क्या आपको सरदार पटेल का कैरेक्टर ऐसा लगता है? ये लोग क्या बात करेंगे? सरदार पटेल जी ने, एक मिनट सुन लीजिए, सरदार पटेल जी ने कश्मीर को कुछ दिन जानबूझ के छोड़ा था। रेड क्लिफ लाइन जब बनी तो गुरदासपुर से जम्मू का रास्ता बना निकला जिसमें बैलगाड़ी जाती थी। लाइन किसने बनवाई 6 महीने में? गुरदासपुर किसने पाकिस्तान को दिलवाया? फिर चालू हुए सड़क बनवाई और 17 सितंबर को एक्शन किया। हर तरह आप बोल नहीं पाएंगे। हम कैसे बोल पाएंगे? आप इतना अधिक चिल्लाते बोल पाएंगे? इतिहास की बात करो, दस्तावेज में बात करो। अरे आप बीजेपी के साहित्यकार हैं, कांग्रेस की पुराण मत सुनाओ जिस इतिहास को तुमने तोड़ मरोड़ के हमारी देश के युवा पीढ़ी के कमल छाप इतिहास पढ़िए ना। आज असली इतिहास बोल रहा है, तभी आपको तिरंगा छाप इतिहास पढ़ते हैं, आप कमल छाप इतिहास। रत्नाकर त्रिपाठी जी, मैं तो आखिरी मौका इसलिए दिया था कि शायद जाते जाते आप कुछ आत्मा जागे और आप बोले। उसमें भी आपने ये बता दिया कि नेहरू की गलतियां गिनाने से पटेल का कद छोटा होता है। ये जो इतिहास इतने सालों से आप लोगों ने पढ़ाया है कि नेहरू की गलती गिनाओगे तो पटेल छोटे हो जाएंगे, नेहरू की गलती गिनाओगे तो देश छोटा हो जाएगा। और यही पढ़ाते पढ़ाते यहां तक ले आए कि आज नेहरू की बात करना, उनकी गलतियां गिनाना भी इस देश में पाप हो गया। और वो बताने वाला किसी को वाइस चांसलर बनना है, किसी को बड़ा नेता बनना है, कोई भाजपाई इतिहासकार है, कोई जो है झूठ बोल रहा है, और कोई पत्रकार जो है वो तो पत्रकार है ही नहीं। आप ही ईमानदार। रत्नाकर त्रिपाठी जी की तस्वीर हर आदमी को घर में लगा लेनी चाहिए, ये आपने बना दिया, क्योंकि नेहरू की गलती बताना पटेल को छोटा करना है। अब वो दर्शक तय करें सर, दर्शक तय करें। छोड़िए, आपने वक्त दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सब अपना अपना एक मेडल लेकर जाएं। रत्नाकर त्रिपाठी जी ने सबके गले पर पहनाया है आज मेडल, अपने अपने घर में वो मेडल टांग दीजिए आज। त्रिपाठी जी बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद। राष्ट्रवाद में अभी के लिए इतना ही, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। दर्शक तय करें। इतिहास बहुत पलटा गया, घुमाया गया, लेकिन इतिहास के कुछ पन्ने जब पलटते हैं तो बहुत सारा सच बाहर आता है। उसको, उस सच को जो अब तक बताया नहीं गया था, सुनना चाहिए, समझना चाहिए। छोटा सा ब्रेक।